Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be continuing our discussion about vibrational spectroscopy. लास्ट वीडियो में हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया था और हमने ये देख लिया था कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए हमें किस मॉडल की आवश्यकता है, जो कि था हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर से जो हमारे पास पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली थी, उस एक्सप्रेशन को भी हमने स्टडी कर लिया था और हमने साथ में जीरो पॉइंट एनर्जी का भी डिस्कशन किया था। तो आज हम अपना डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें क्या देखना है कि हमारा जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें बेसिकली हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो आज हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो कल हमारे पास क्या करवा गया था कि हमारा मॉलिक्यूल है। पहली बात कि अभी हम जिन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं अभी हम बेसिक लेवल पे ही हैं, तो हम बेसिकली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल से ही अपना डिस्कशन देख रहे हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है 3 into n मतलब 6, और इस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास 3 है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल। 2 क्यों है? क्योंकि हमारा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर। और एक जो हमारे पास बचा दैट इज वाइब्रेशन। तो जो हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सिर्फ एक ही तरीके का वाइब्रेशन पॉसिबल है, जो कि हम फिजिकली देख भी सकते हैं कि हमारा कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो बेसिकली कंप्रेस और एक्सटेंड, कंप्रेस और एक्सटेंड, इससे अलग कोई भी वाइब्रेशन ही कर नहीं सकता। इसीलिए आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में जब मैंने एक वाइब्रेशन की बेसिक डेफिनेशन दी थी तो मैंने ये बोला था कि वाइब्रेशन मोशन क्या है, कि कोई भी हमारा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सटेंड करता है और कंप्रेस करता है, और उसी पर्टिकुलर मोशन को हम वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। बाकी आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि वो सिर्फ एक तरीके का वाइब्रेशन मोशन है। जब हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे, तो उनमें हम ये भी देखेंगे कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन से अलग भी वाइब्रेशंस हैं। जैसे हम स्ट्रेचिंग जो भी हम बोल रहे हैं, स्ट्रेचिंग भी सिमेट्रिक भी हो सकती है, एसिमेट्रिक भी हो सकती है, बेंडिंग भी वाइब्रेशन होती है, सिजरिंग होती है। तो वाइब्रेशन मोड्स हमारे पास और भी ज्यादा हैं, पर अभी जो हमारा बेसिक मोड है वो हमारा एक्सटेंशन और कंप्रेशन वाला ही है, क्योंकि अभी हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और इसमें एक ही तरीके का वाइब्रेशन पॉसिबल है। तो हमने क्या देख लिया था, अब जो हमारा मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो उस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से एसोसिएटेड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और हमें क्या मिल गया था, एक पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व मिल गया था। साथ में हमें क्या पता चला था जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर कर्व से जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट विल बी v plus half h nu, where this nu is vibrational frequency, और ये जो एनर्जी की यूनिट्स थी दे वर इन जूल्स, और ये जो हमारा v है दैट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की जो हमारे पास वैल्यूज थी वो थी हमारे पास 0 1 2 3, क्वांटाइज्ड ये हमारे पास एनर्जी है। तो जो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को अगर हम जूल्स में लिखते हैं तो ये है हमारा v plus half h nu, ये हमारा जूल्स का है। और इसी एक्सप्रेशन को हम वेव नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेव नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम v plus half nu bar, ये बेसिकली हमारा वेव नंबर है। और जब हम वेव नंबर में एनर्जी को कहेंगे तो बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जी इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारी ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, 1/2 pi रूट k by mu। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। तो अब हम थोड़ा कर्व में ये वाली चीज देखते हैं।
हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी ये मिनिमम वाली डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हमारी R इक्वल R इक्विलिब्रियम, मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिसपे हमारा मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी प्रोसेस करता है और एग्जिस्ट करता है। और यही बात हमने डिस्कस की थी कि जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल ये था, जैसे ही हम मॉलिक्यूल को इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो भी हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो भी हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। दोनों ही केसेस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, एक्सटेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। अब हमें ये देखना है, लेकिन हमें ये भी बात समझनी है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेम है। जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज कांस्टेंट, because it only depends upon the force constant and on the reduced mass of the system। जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, उसका रिड्यूस्ड मास क्या है, उसी पे ही डिपेंड करता है। ये जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन। ये बात हम यहां से समझ रहे हैं कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, सपोज हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो उसका एक्सटेंशन है और जो उसका कंप्रेशन है उसकी डिग्री हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि देयर आर मोर विग्रस ऑसिलेशंस। जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल कर्व में ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वी आर फेसिंग विग्रस ऑसिलेशंस, बट उन विग्रस ऑसिलेशंस का भी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट ही है, because it only depends upon the force constant and on the reduced mass of the system। जब तक हमारा सिस्टम ही चेंज नहीं होगा तब तक हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सिर्फ हमारा चाहे कितना भी विग्रस ऑसिलेशन हो जाए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन, एंड दिस इज द केस वी आर टॉकिंग फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी हम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। अब हम ये देख सकते हैं, हमने एक चीज क्या देखी थी कि जो हमारी मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मतलब जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की हमारी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है 0। तो इसीलिए जो हमें E0 मिला था वो हमें क्या मिला था 1/2 hν, जिसे हमने बोला था 0 पॉइंट एनर्जी। और हमने ये भी जस्टिफाई किया था कि 0 पॉइंट एनर्जी का होना क्यों जरूरी है। अगर 0 पॉइंट एनर्जी हमारी 0 होती तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनवैलिडेट हो रहा था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये वाला लेवल है, दिस इज द लेवल विद v = 0, v = 1, v = 2, v = 3, और इसकी एनर्जी क्या है 1/2 hν। अगर हम v की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 3/2, तो 3/2 hν, 5/2 hν, 7/2 hν। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, और जो हमारी लोवेस्ट एनर्जी है वो हमारी 0 नहीं है, दैट इज 1/2 hν। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूल इज इन द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल देन द atoms of that molecule they are not at rest, they are continuously vibrating, they are continuously oscillating relative to each other। जो हमारे एटम्स हैं, ये हमारे A और B एटम्स हैं, they are in continuous motion even in the lowest vibrational state। अब हमें स्टडी करना है स्पेक्ट्रा। अब हमने ये देख लिया कि हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है। अब बात वही है कि अब हमें एक ऑब्जर्वेबल स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, मतलब व्हेन वी विल ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है। ट्रांजिशन हमारी वही एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और इमिशन भी हो सकता है। तो जब भी हम ट्रांजिशन की बात करेंगे तो हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तो हमारा सिलेक्शन रूल, क्योंकि सिलेक्शन रूल से ही तो हम ये बताएंगे कि हमारी ट्रांजिशन जो होंगी वो कौन सी होंगी। जैसे हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था सिलेक्शन रूल, ऐसे ही हमें यहाँ पे भी सिलेक्शन रूल देखना है। तो अभी इस वीडियो में बेसिकली जब मैं सिलेक्शन रूल की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में
जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो क्या है। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो दो हैं। एक तो जो हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का चेंज है दैट शुड बी प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन वही प्लस वन मतलब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर टू हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और माइनस वन मतलब हो गया हमारा इमिशन। इसका मतलब हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से लोअर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये तो हो गया हमारा पहला सिलेक्शन रूल। सेकंड सिलेक्शन रूल हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूल मस्ट possess change in electric dipole moment while vibration। जिस समय हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उस समय देयर मस्ट बी द चेंज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। रोटेशनल के अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि रोटेशन के वक्त भी एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया था, सो इट वाज एबल टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट यहाँ पे हमारा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के वक्त जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो ये नहीं बोल रहा कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट भी कर रहा है तो उस समय भी अगर उसके अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, देन आल्सो इट विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यही हमारा मेन मोटिव होता है कि जो भी हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उस वक्त इट शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस रीजन से करता है उसी बेसिस पे फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे देते हैं, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर ये हो गया देन वी विल गेट अ स्पेक्ट्रम। तो ये दो हमारे सिलेक्शन रूल्स हैं। इन दोनों सिलेक्शन रूल्स को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये रूल कैसे आया। मतलब हमने प्लस माइनस वन बोला, कैसे बोला, हमने जो बोला कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बस चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वो कैसे आया, इसका डिस्कशन मैं अगली वीडियो में करूंगा। अभी मैं इस सिलेक्शन रूल के बेसिस पे आपको स्पेक्ट्रा के बारे में बताऊंगा। ओके, ये हमने कर्व बना लिया था। अब आप देखिए जो इसमें हमारी एनर्जी आई थी वो 1/2 h nu, 3/2 h nu, 5/2 h nu ऐसे आई थी। और जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो है प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन सपोज अभी हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल होगा दैट विल बी प्लस वन। तो हम इन जनरल बात करते हैं जो हमारी ट्रांजिशन हुई डेल्टा ई, जो हमारा डेल्टा ई है दैट विल बी ई v+1 माइनस ई वी। मतलब हम v+1 से v वाले लेवल में आए, तो v+1 से v वाले लेवल की एनर्जी को हमने माइनस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हम इस वाले लेवल में थे और इस वाले लेवल से इस वाले लेवल में हमने ट्रांजिशन की, तो इनिशियल एनर्जी हमारी ei ये थी और फाइनल एनर्जी हमारी ये थी। मतलब इस वाले वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी ei, इस वाले वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी ef। तो बेसिकली हमने ef माइनस ei किया है। तो हमारी जो ट्रांजिशन है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो ev+1 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v+1 प्लस हाफ h nu माइनस v+1 h nu। अब जब आप इसमें मैथमेटिक्स करेंगे तो यू विल गेट h nu कॉमन, v+1 प्लस हाफ माइनस v माइनस हाफ, v कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो बेसिकली यू विल बी विद h nu। अब आपके पास सिर्फ h nu बचा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी ट्रांजिशन है, जो आपकी ट्रांजिशन हुई दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट ही है, एंड द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो आपकी ट्रांजिशन है दैट सोलली डिपेंड्स ओनली ऑन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे कि जो हमने रोटेशनल के वक्त ये काम किया था तो उस समय यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर भी था, बट इन केस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी ट्रांजिशन एनर्जी का चेंज है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी h न्यू। और आप सभी केसेस में देखेंगे 0 से 1 के बीच की भी जो गैप है दैट इज h न्यू, 1 से 2 का भी जो गैप है वो है h न्यू, 2 से 3 का भी जो गैप है वो है h न्यू। जितने भी हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं दे आर इक्यू स्पेस्ड। ये सब इक्यू स्पेस्ड है। तो जो भी आपकी ट्रांजिशन होगी, सपोज 1 से 2 की भी हुई वो भी h न्यू पे ही होगी, 2 से 3 की हुई वो भी h न्यू पे होगी, 0 से 1 की हुई वो भी h न्यू पे होगी। तो सारी की सारी ट्रांजिशंस एक ही पर्टिकुलर एनर्जी पे होंगी, सबकी सब h न्यू पे। तो अगर आप स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो स्पेक्ट्रा में आपको सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, ऐसे सिंगल लाइन, क्योंकि जो अभी हम यहाँ हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं उस हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं दे आर इक्यू स्पेस्ड, सो यू विल ओनली गेट अ सिंगल लाइन इन द स्पेक्ट्रा। सपोज इमिशन भी हुआ, सपोज हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्साइटेड स्टेट में है, सपोज ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में आपको इमिशन मिलेगा। तो सपोज इमिशन भी हुआ तो इमिशन के वक्त भी जो चेंज है वाइब्रेशनल लेवल से जब ऊपर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया तो जो चेंज है वो तब भी h न्यू ही है, तो तब भी आपको सिंगल लाइन ही मिलेगा। तो हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तो आपको सिंगल लाइन ही स्पेक्ट्रा में मिलेगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, देयर आर सेवरल अदर लाइंस। यही चीज थी बेसिकली जो हमें फोर्स करती है कि जो हमने हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन लगाया है क्या वो सही भी है, उसके बारे में अभी मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा। उससे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अभी हमने ये तो बात की कि सब लेवल्स के बीच का जो गैप है दैट इज h न्यू, दे आर इक्यू स्पेस्ड, तो इसीलिए सिंगल लाइन मिली। बट हमें पॉपुलेशन भी तो देखनी है कि पॉपुलेटेड कितनी है, कोई भी वाइब्रेशनल लेवल जो हमारा है उसकी पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि ट्रांजिशन जब हो रही है तो पॉपुलेशन पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि कौन से लेवल से कितनी ट्रांजिशन होगी और जो हमें लाइन मिली है वो कितनी इंटेंस है। वैसे तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी लाइंस ओवरलैपिंग ही हैं, बट फिर भी वी नीड टू नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल। तो पॉपुलेशन के लिए तो हमारे पास एक ही जरिया है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सपोज पॉपुलेशन एट v+1 लेवल डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट v लेवल, ये हमारी मतलब कोई भी एक हायर स्टेट है और उससे निचली स्टेट की रेशो की बात हो रही है। इसमें जो डीजेनरेसी है दैट इज 1। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल e बाई kBt। ये एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल बी एबल टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल। तो अब डेल्टा ई भी हमको पता ही है, डेल्टा ई हमारा क्या आया था, डेल्टा ई हमारे पास आया था h न्यू। अब हम इसमें सारी वैल्यूज डालेंगे, kb की वैल्यू हमको पता है, टेम्परेचर हम क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर हम नॉर्मल 300 केल्विन, मतलब जो हमारा एक एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हम यूज करेंगे 300 केल्विन। और जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो हमारी एक्सपेरिमेंट से हमको पता चली है दैट इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए जो यहाँ पे मैं टेम्परेचर यूज करने वाला हूँ दैट इज 300 केल्विन, और जो मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यूज करने वाला हूँ दैट इज 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज जस्ट टू गेट एन आइडिया कि पॉपुलेशन की हालत है क्या। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे देन वी विल अप्रोक्सीमेटली गेट द वैल्यू एज 0.008। 0.008 हमको मिली। इसको आप और अप्रोक्सीमेटली 0.01 लिख सकते हैं और आप इसको 1% भी लिख सकते हैं, 0.01%। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट है, मतलब जो हमारा v=0 की एक स्टेट है और v=1 की एक स्टेट है, तो v=1 में जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ओनली 1% ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ओनली 1%। सपोज यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो अब आप देखिए
कि जैसे जैसे हम वाइब्रेशनल स्टेट्स में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ऊपर की स्टेट्स में नेग्लिजिबल होती जा रही है। जो हमारा ग्राउंड स्टेट है वाइब्रेशन का वो ही सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है। तो इसीलिए जो हमें मैक्सिमम ट्रांजिशन मिलेगी दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1 ओनली। दिस इज द ट्रांजिशन नोन एज फंडामेंटल ट्रांजिशन। इसी ट्रांजिशन को इसीलिए फंडामेंटल ट्रांजिशन बोला गया है बिकॉज व्हेन वी आर सीइंग द वाइब्रेशनल लेवल्स देन इट इज ओनली द ग्राउंड लेवल व्हिच इज वेरी हाईली पॉपुलेटेड, अनलाइक इन द केस ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे हमारे हायर लेवल्स वर मोर पॉपुलेटेड, जिसका एक रीजन डीजेनरेसी भी था। बट यहाँ पे अब हम देख रहे हैं जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उसमें जो हमारा ग्राउंड लेवल है वही हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो हमारी ट्रांजिशन है वो हमें 0 to 1 वाली ही मेनली मिलेगी। और वैसे भी अब हमने एक चीज क्या देखी थी कि हमारी सिंगल ही लाइन आई है स्पेक्ट्रम में, तो ये सिंगल लाइन ही बेसिकली ओवरलैप हो रही है। 0 से 1 की ट्रांजिशन भी यही है, 1 से 2 की ट्रांजिशन भी यही है, 2 से 3 की ट्रांजिशन भी यही है। और सपोज किसी मॉलिक्यूल में कोई इमिशन हो पा रहा था तो 5 से 4 सपोज इमिशन हुआ तो उसकी ट्रांजिशन भी यही है, 4 से 3 इमिशन हुआ तो वो लाइन भी यही है। तो एक्चुअली में तो हमें स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन ही मिलेगी, बट एक्चुअली में देयर आर मल्टीपल लाइंस। मतलब हमें स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन नहीं मिली, मल्टीपल लाइन मिली। तो इसने बेसिकली हमें सोचने पे मजबूर किया कि क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन ठीक है। अब बात वही आ जाती है कि हमने अपना जो पूरा बेस बनाया है वो इसी बेसिस पे बनाया है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर जो बॉन्ड है दैट इज ऑब्वियसली इलास्टिक and it is elastic like a spring and it will obey Hooke's law। जो हमने रीस्टोरिंग फोर्स लिखी थी F = -kx, दिस वाज नथिंग बट बेसिकली Hooke's law, क्योंकि Hooke's law ने ही बोला था कि अगर हम स्प्रिंग को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टॉर्ट करेंगे तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ठीक है, जो हमारा बॉन्ड है that is also going compression and extension to some extent, it is elastic in nature but it is not homogeneously elastic। homogeneously elastic का मतलब क्या है कि मतलब ये इतना भी इलास्टिक नहीं है कि आप इसे खींचते जा रहे हैं और कितना भी खींच दें और ये टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा मॉलिक्यूल है इट विल डिसोसिएट। सपोज आपने उसे ज्यादा ही खींच दिया तो इट विल डिसोसिएट इनटू एटम्स। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन तो हमारा फेल हो गया बिकॉज इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहिए था। बट जो प्रैक्टिकली एक्चुअली बात है वो ये है कि अगर हम मॉलिक्यूल को हद से ज्यादा खींचेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू एटम्स। तो इसीलिए ये बात आ जाती है कि जो ये अप्रोक्सीमेशन है ये कहां तक सही है। इसीलिए बात ये है कि अगर हम एक लिमिट में स्ट्रेच करें, इसीलिए वी आर टॉकिंग कि जो हमारी जो वाइब्रेशन है ना, जो हमारा वाइब्रेशन है दैट इज लिमिटेड, दैट इज लिमिटेड टू सम एक्सटेंट। सपोज हमारी बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो हमारी अगर बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है तो वी कैन गो अप टू ओनली 10% ऑफ इट्स बॉन्ड लेंथ। मतलब जो हमारी वाइब्रेशन है वो इसकी बॉन्ड लेंथ के 10% के भीतर ही होना चाहिए। मतलब जैसे ये एक्सटेंड भी हुआ तो सपोज 1.1 तक गया बस, और अगर ये कंप्रेस हुआ तो सपोज 0.9 तक गया। ये हमारी लिमिट है। अगर हम इस लिमिट के बाहर जाते हैं तो बेसिकली वी आर नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ। जैसे हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में देखते हैं ना कि इट इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी हम अपना सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो, बिकॉज जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में काफी सारे डेविएशन मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हमारा जो कर्व है वो अच्छे से नहीं आ पाता। सेम चीज यहाँ पे है। जो भी हमारा ये हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है, इसको हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ये लिमिटेड है। बेसिकली इट इज लिमिटेड
मतलब ये भी कोई ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं है, बट एक रफ वैल्यू है कि ठीक है आप वाइब्रेट कर रहे हो तो आप इतना करो कि यू आर विद इन द 10% ऑफ इट्स बॉन्ड लेंथ। अगर आप इस रेंज में हो तो बेसिकली यू विल बी ओबेइंग हुक्स लॉ, मतलब तब आपका जो मॉलिक्यूल है उस रेंज में वो उतना इलास्टिक है कि वो टूटेगा नहीं। अब इसीलिए क्या हो जाता है, जो हमारा कर्व था वो कैसे था, हमारा जो कर्व था वो ऐसे था, एक परफेक्ट पैराबोला, बट एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व है, एक्चुअली में इट इज लाइक दिस। यहां पे हमारी एक एनर्जी ऐसी आई है जहां पे हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अब आप इस वाली रेंज को देखिए, जो आपकी नीचे वाली रेंज है जहां पे हम मिनिमम की बात करते हैं, ये आपकी रेंज ऐसी रेंज है जहां पे इट इज ओबेइंग। तो इसीलिए हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो अप्रोक्सीमेशन है वो वैलिड हो जाता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग फॉर द स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स। हम सिर्फ इसी रेंज में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया नहीं था, पर आप देखेंगे कि जब मैंने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया था तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन को इसी बेसिस पे किया था कि मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली में तो हमारा सारा डिस्कशन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे ही होगा ना। हमारा जो मॉडल होता है दैट इज हाइपोथेटिकल, बट फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे रियलिटी के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो एक मॉडल डिजाइन किया वो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था एज पर अवर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन केमिस्ट्री। लेकिन अभी जैसे हमें रियलिटी पता चली कि भाई जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो इलास्टिक तो हैं, पर फिर भी इतने वो नहीं है कि आप लगाते जाओगे खींचते जाओगे तो वो टूटेगा नहीं, वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला अप्रोक्सीमेशन है ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर रेंज में वैलिड है। जैसे जैसे हम ऊपर एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की एनर्जी में जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो अप्रोक्सीमेशन है वो इनवैलिडेट होता जाएगा। मतलब और ज्यादा एरर्स हमको अपनी कैलकुलेशन में मिलने लगेंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स देन इट इज परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक, और इसीलिए हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं जो हम निकालते हैं वो काफी हद तक काम भी करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन दिस रेंज। पर जैसे जैसे हम हायर रेंज में जाएंगे, हायर एनर्जी रेंज में जाएंगे जहां पे मॉलिक्यूल टूटने के ज्यादा पास आता रहेगा, वैसे वैसे वी विल बी गेटिंग डेविएशन। सो इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स। तो अभी हमने पॉपुलेशन की बात कर ली है, और यस, तो अब बेसिकली अभी मैंने क्या बोला था कि जो हमारे स्पेक्ट्रा आता है उसमें एक्चुअली सिंगल लाइन नहीं होती, उसमें मल्टीपल लाइंस आपको मिलती हैं। तो वो मल्टीपल लाइंस क्यों मिली, वो उसका रीजन बेसिकली एनहार्मोनिसिटी है। एनहार्मोनिसिटी। अब आप देखिए, जब आपका कर्व ही चेंज हो गया, हमने जो वो इक्विस्पेस्ड वाला कर्व निकाला था वो हमने कब निकाला था, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे थे, और हमें जो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था दैट वाज v + ½ hν। और ये एक्सप्रेशन कब आया था, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था ½kx²। इस ½ kx² को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करके अपना ये सॉल्यूशन निकाला था। तो ये सॉल्यूशन तो इस परफेक्टली पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही वैलिड था। बट अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम रियल मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट हुए तो हमारा तो कर्व ही चेंज हो गया। तो ये कर्व तो इसका ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये तो ½ तो परफेक्ट पैराबोला का कर्व है। अब तो हमारा कर्व ऐसे दिख रहा है, तो ये कर्व तो इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकता इक्वेशन को। तो जब ये कर्व इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी आई ये भी इस कर्व की नहीं है। तो बेसिकली हमें दूसरी एक श्रोडिंगर इक्वेशन बना के दोबारा एक एनर्जी निकालनी होगी। और जब हम वो एनर्जी निकालते हैं, जो कि हम करेंगे आगे की वीडियोस में, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, देन वी फाइंड कि जो हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स हैं दे आर नॉट इक्विस्पेस्ड। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो दे कम क्लोजर।
तो आप देखो व्हेन दे आर कमिंग क्लोज, तो इसका मतलब है जो उनकी इक्विस्पेस्ड वाली चीज थी जो हमें सिंगल लाइन पे फोर्स कर रही थी वो तो खत्म होगी, क्योंकि जब ये इक्विस्पेस्ड ही नहीं रहे तो सिंगल लाइन क्यों आएगी। सिलेक्शन रूल्स की भी बात करेंगे, बट इक्विस्पेस्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो भी ट्रांजिशंस होंगी वो अलग अलग एनर्जी पे होंगी, मतलब जो आपके डेल्टा ईज हैं वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा वैल्यू प्रोसेस करेंगे। हेंस यू गेट मल्टीपल लाइंस इन द एक्चुअल स्पेक्ट्रा। जो आप एक्चुअल स्पेक्ट्रा है उसमें आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगल लाइन इज ओनली अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक एप्रोक्सीमेशन। तो अभी बेसिकली इस वीडियो में मैंने दो चीजें छोड़ी हैं, वो जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो हमारा आगे का डिस्कशन बिल्ड करेंगी। एक मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा सिलेक्शन रूल के बारे में, जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन रूल देखा डेल्टा V प्लस माइनस 1, और एक डायनेमिक डायपोल मूवमेंट जो वाइब्रेशन के वक्त आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा वो क्यों है। और सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे एनहार्मोनिसिटी को। मैंने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दे दिया है एनहार्मोनिसिटी का, तो पहले अब हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम एनहार्मोनिसिटी पे जंप करेंगे। अब जैसे ही हम एनहार्मोनिसिटी पे आएंगे देन वी विल बी एबल टू डिस्कस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब अभी हमने अपना डायएटॉमिक से काफी कुछ समझ लिया है, फिर हम डायएटॉमिक से ट्राइएटॉमिक पे आएंगे। ट्राइएटॉमिक में जैसे CO2, तब हम बाकी वाइब्रेशनल मोड्स समझेंगे, क्योंकि जैसे CO2 है ट्राइएटॉमिक है तो इसके अंदर 4 मोड्स हैं वाइब्रेशन के। तो फिर बाद में हम अपना डिस्कशन CO2 पे और बाकी मॉलिक्यूल्स पर लेके जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।